और यूपी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। और इस उत्तर भारत की या भारत की पूरी राजनीति को आप माइनस कांशी राम कहीं नहीं देख पाएंगे। एक ऐसा नाम जिसने पूरे भारत की राजनीति को बदल दिया। अब मैं एक उदाहरण से मैं समझाऊं कि ये यूपी कर क्या रहा था। कहीं आग लगी हो तो तीन चीजें एक साथ होती हैं। एक वो तबका होता है जो आग लगाने में शामिल होता है, दूसरा वो तबका होता है जो चुपचाप देख करके अफसोस तो कर रहा है कि हाय आग लग गई, लेकिन न बुझाने में शामिल है न लगाने में शामिल है। और तीसरा एक तबका था जो हाथ में आया, पानी, मिट्टी, फूंकना, जो भी हो सका, वो आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ा। यूपी वो तीनों अपने आंख से देख रहा था। और यूपी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन चलिए, इशारा नहीं कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि अब तक बसपा का नाम आया नहीं हमारी चर्चा में। एक तबका, एक धड़ा बसपा भी तो था ही, वो आग लगा रहा था, बुझा रहा था, या बस तमाशा देख रही? नहीं, मैं अभी भी कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशी राम की बनाई हुई एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी है, जिसको मान्यवर कांशी राम कहते थे कि वो राजनीतिक दल नहीं, मिशन है। वो एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन है। और इस उत्तर भारत की या भारत की पूरी राजनीति को आप माइनस कांशी राम कहीं नहीं देख पाएंगे। एक ऐसा नाम जिसने पूरे भारत की राजनीति को बदल दिया, बहुत बड़े तबके को आत्मविश्वास दिया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया, हिस्सेदारी दी। उत्तर भारत में एक दौर था मिले मुलायम कांशी राम, मंडल आंदोलन के समय की वो राजनीति थी। समाजवादी धड़े, अम्बेडकरवादी लोग सब मिल करके लड़ रहे थे। बीच में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आए, चीज़ें बदली। अखिलेश यादव ने 2019 में फिर से कोशिश की, जब मायावती जी के साथ गठबंधन हुआ। 0 सीट पर बसपा 14 में थी, 19 में 10 पे पहुंच गई, 24 में फिर 0 पे पहुंच गई, क्योंकि वो अकेले लड़ रही थी। लेकिन लगभग 16 सीट हैं जिन पे नुकसान पहुंचा है। और इसका भी विश्लेषण लोग कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आदरणीय मायावती जी हों या कांशी राम जी हों, इन लोगों की जो भूमिका है वो बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। लेकिन राजनीति कई बार, समाज जब तैयार होता है ना, तो समाज पहचानता है कि अच्छा, आपका सम्मान हम करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो आज भी मायावती जी का कोई अपमान कर दे और हम बर्दाश्त कर लें। लेकिन हम ये जानते हैं कि वो समाज जो मायावती जी का सम्मान बहुत करता है, लेकिन अगर उसे भी दिखा कि इस समय जब संविधान बचाना था, इस समय जब सामाजिक न्याय बचाना है, इस समय जब बीजेपी को हराना जरूरी है, तो उस समाज ने निर्णय ले लिया। और उस समाज ने निर्णय लेकर के इंडिया गठबंधन का साथ दिया। मैं यहां एक बदलाव देख रहा हूं। ये बदलाव एक सुखद बदलाव है। ये बदलाव वो है जिसको अखिलेश यादव एक स्लोगन में कहते थे ना कि ये संविधान मंथन का वक्त है। एक तरफ संविधान भक्षक खड़े हैं, एक तरफ संविधान रक्षक खड़े हैं। मैं वहां समाज में जागरूकता देख रहा हूं और केंद्र में होता है समाज। तो आपको लगता है कि समाज मूव ऑन कर चुका है मायावती से और बहुजन समाज पार्टी से? एक बड़ा तबका जो संविधान को मानता है, उस बड़े तबके ने संविधान बचाने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। सर, संविधान को बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए पीडीए की बातचीत अखिलेश यादव ने की, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। काफी आरोप लग रहे हैं कि हम लोग फिर से वही 90 के दशक वाली राजनीति की तरफ जा रहे हैं, जहां केवल जातियों की बात हो रही है। तो आप इस आरोप को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि सच में हम फिर से उन्हीं तरह की जातिवादी बातों की तरफ लौट रहे हैं? नीरज, ऐसा जो लोग कहते हैं कि जातिवाद बढ़ जाएगा इस सबसे, दरअसल वो जाति को या जाति व्यवस्था को बनाए रखने के सबसे बड़े पुरोधा है। इसलिए कि आपके कहने से जाति नहीं खत्म हो जाएगी, और जाति को खत्म करने का कोई प्रयोग या कोई प्रयास क्या उन लोगों की ओर से आपने होते कभी देखा है जो आज जातिवाद कथित रूप से बढ़ जाने से बहुत परेशान है? देखिए, जाति को खत्म करने, ये बात बिल्कुल सही, जैसा रैदास ने कहा है, लक्ष्मण भाई जानते हैं कि जात जात में जात है, जस केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। मैं ये मानता हूं कि जब तक जाति की चेतना के साथ आप खड़े हैं, तब तक आप संपूर्ण मनुष्य होने का स्वाद नहीं प्राप्त कर सकते। मनुष्य होना उससे ऊपर की चीज है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जाति के आधार पर जो शोषण है, जो वंचना है, जो जाति के आधार पर उत्पीड़न है, आप उसको कंसीडर न करें। जाति कैसे खत्म होगी? बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक जमाने में गांधी और अंबेडकर के बीच हमारे देश के निर्माण के दौर में एक बड़ी सकारात्मक बहस हुई। उसने दोनों को बदला। और गांधी जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक जमाने में उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, और शायद वो इस आधार पर किया था कि किसी को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, और लेकिन ऊंच नीच वो नहीं मानते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना ये बदला, और अंबेडकर के साथ बहस ने उनको यहाँ तक पहुँचाया कि जातियाँ
तोड़ने या उसी शादी में वो जाएंगे जिसमें एक पक्ष दलित होगा जी। और रक्त की शुद्धता जाति का सबसे या जाति गौरव का सबसे बुनियादी तत्व है। और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर भी यही कहते थे कि जाति को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह होने चाहिए, लेकिन अंतरजातीय विवाह कैसे होंगे? आप दो जातियों को पकड़ के जबरदस्ती तो शादी नहीं करा सकते, लेकिन अगर हर जाति के लोग बड़े बड़े पदों पे हों, उनके पास संसाधन हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उद्योगपति हो, मीडिया में हो, एंकर हो, सभी जातियों में जिनको कथित रूप से नीचा माना जाता है, तो फिर वो समाज में उस सम्मान के साथ जाएंगे और उनको भी चयन का अधिकार होगा और उन स्त्रियों को भी चयन का अधिकार होगा। और आप देखते हैं जहां चयन का अधिकार होता है वहां जाति की सीमाएं और जाति का बंधन टूटता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जहां पर लोग एक साथ मिलते बैठते हैं वहीं प्रेम संबंध भी विकसित होते हैं और वहां शादियां भी होती हैं। जाति और धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि एक रुचि का प्रश्न है। तो अगर एक आईएएस है, जो हम देखते हैं कई बार, एक आईएएस है जो दलित पृष्ठभूमि से आता है और एक ब्राह्मण है वो जो आईएएस है वो भी उसी पृष्ठभूमि से आती है, तो आमतौर पर वो शादी कर लेते हैं क्योंकि उनका वर्गांतरण भी हो चुका होता है, उनकी रुचियों में समानता हो जाती है, उनके सोच और चिंतन में समानता हो जाती है, वो उसी तरह का अध्ययन करके सामने आए होते हैं। तो समाज में जब इस तरह की स्थितियां आएंगी कि सबके पास संसाधन होंगे, उनकी हिस्सेदारी होगी, तो समाज में अंतरजातीय विवाह बड़े पैमाने पर फैलेंगे और तभी जातियां सचमुच टूटेंगी। जब एक परिवार में पता चला कि मान लीजिए कि आपका एक चाचा जो है, या एक चाचा क्या, चाचा तो आप ही की जाति का होगा, चाचा आपकी जाति का हो, मान लीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति, मैं किसका नाम लूं कि जो भी कहूंगा उससे किसी को कुछ आहत हो सकता है। मान लीजिए मैं कहूं कि अपना ही नाम ले लेता हूं, पंकज श्रीवास्तव हैं, तो इनके घर में रिश्तेदारियां हो रही हैं, एक इनका फूफा यादव हो, एक कोई जो मौसिया है वो पता चला ब्राह्मण हो, एक कोई फूफा हो वो दलित जाति का हो, तो वो जो परिवार बनेगा वो दरअसल सच्चा भारतीय परिवार बनेगा। और वहां पर जब जातियां टूटेंगी तब जातिवाद खत्म होगा। जो लोग जातिवाद को बढ़ने पे चिंतित हैं, जरा टाइम्स ऑफ इंडिया का मैट्रिमोनियल कॉलम एक बार पढ़ लीजिए। वो अपनी जाति गोत्र सब कुछ लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं और तब शादी के लिए वर और वधू की तलाश करते हैं। जिस सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट होने में कितनी मुश्किलें हैं उसका भी जिक्र आपने ही कर दिया। पीडीए का जो नारा है, जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया है लक्ष्मण जी, आपको लगता है कि जिस सॉल्यूशन का जिक्र डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव कर रहे हैं वो सॉल्यूशन ऐसे अचीव हो पाएगा, या फिर पीडीए का ये नारा केवल जो चुनावी राजनीति है वहीं तक महदूद होकर रह जाएगा कि सोशल इंजीनियरिंग करिए, कास्ट स्पेसिफिक आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करिए, चुनावों में जीत जाइए नंबर्स के भरोसे, या कोई सामाजिक बदलाव भी आप देख पाते हैं? नहीं, एक बात बताइए कि आपने सही कहा कि लोग ये कहते हैं कि हम वापस 90 के एरा में जा रहे हैं क्योंकि जाति जनगणना की बात होने लगी, पीडीए की बात होने लगी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो ये जातिवाद तो बढ़ रहा है। ये बहुत हास्यास्पद है। अमित शाह अगर यही काम करें तो वो चाणक्य बन जाएंगे, उनकी सोशल इंजीनियरिंग कही जाएगी कि अरे देखिए उन्होंने तमाम जातियों को जोड़ करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 70 सीटें 75 उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली, अमुक जगह बना ली, अमुक जगह बना ली। वही काम उस तबके के लोग करें आपस में मिल करके तो वो जातिवाद। सर सवाल मेरा यहीं से, आपने खुद कहा कि अमित शाह ने ये इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की और इसलिए उत्तर प्रदेश में एक जगह बनाई, लेकिन भला तो नहीं हुआ उन जातियों का। अब वही काम अगर इन्हीं जातियों के लोग मिलकर कर भी रहे हैं तो कितना भला हो जाएगा? अब यहीं पर विचारधारा आती है। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। आप किसी भी एक दलित परिवार से जाकर पूछ लीजिए कि उनके बीच का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बना तो क्या क्या बदल गया, और जो वोट लेकर के बहुत दिन तक रहा वो नहीं बदल पाया। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो पूरे तबके में, वो किसानों और नौजवानों की बात किया करते थे, मुलायम सिंह तो सीधे जाति की बात, राजनीति भी नहीं करते थे। वो कहते थे किसान और नौजवान 2 तबके हैं जिसकी राजनीति हमें करनी है। किसान और नौजवान में वो सारे लोग आ जाते हैं जो आज पीडीए में आते हैं। उन्होंने जो काम किया वो उसके पहले नहीं हुआ था। तो जब नियत की बात आती है, योगी आदित्यनाथ खुद का कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय जाति में हूं जिसमें भगवान भी पैदा होते हैं, जबकि वो योग धारण कर चुके हैं, योगी बन चुके हैं जहां जातियां खत्म हो जाती हैं।
उनकी नीयत अलग थी, उनकी विचारधारा अलग थी। उनकी विचारधारा थी उन वोटों को लेकर के कुर्सी पाना और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना। अखिलेश यादव, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के लोग जब ये गोलबंदी कर रहे थे तो उनके एजेंडे क्या थे? हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, क्यों? कि आपको जो नहीं मिला है वो हम आपको दिलाएंगे। ये पॉलिटिकल एजेंडा विचारधारा बताता है। अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और पीडीए हमारा एनडीए को हराएगा, तो ये पॉलिटिकल स्लोगन है। पीडीए की बात अगर केवल पॉलिटिकल होती तो इतना रिप्रेजेंटेशन न मिलता। और अगर ये रिप्रेजेंटेशन मिला है, आप एक सदन में याद करिए, जिस पार्टी को कहा जाता था वो यादव मुस्लिम की पार्टी है, अब की सदन में उसका नेता जब खड़ा होगा तो उसके पीछे हर तबके के लोग खड़े होंगे। यानी सब मिल तो गए और पॉलिटिकल अलायंस बन गया है। ये पॉलिटिकल अलायंस सोशल अलायंस में तब्दील होगा तब जब आप पॉलिसी अपनी विचारधारा पर बनाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को जोड़ करके अखिलेश यादव कहते हैं कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया एक साथ मिलकर काम करना चाह रहे थे। पत्र व्यवहार हुआ था, दोनों तैयार थे कि दोनों मिल करके एक बड़ा ख्वाब देख रहे थे। अफसोस ये है कि कुदरत ने डॉक्टर अंबेडकर को हमसे जल्दी छीन लिया। वो प्रयोग बाद में कई बार कोशिश हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में 100 साल का इतिहास है, इस देश का, उत्तर भारत का है। त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ से होते हुए, डॉक्टर अंबेडकर से बीपी मंडल होते हुए, मानवर कांशीराम से मरहूम मुलायम सिंह यादव होते हुए, आज वो यहाँ प्रयोग खड़ा है कि 37 लोग जो चुन के गए हैं वो केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, वो विचारधारा की जीत है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि नियत बीजेपी की कभी नहीं थी कि जिनका वोट लिया उनको कोई हिस्सा दिया जाए। उनको केवल अपमान मिला, उन तबकों को अपमान मिला, इसलिए वो लोग वहां आज भी मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन उनका वोट नहीं मिला, उनके लोग हार गए।